लाल पर प्रहार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो उनसे जरूर चाहिए जो इस देश में रहकर भी देश के जवानों के खून के प्यासे हैं। जवाब तो उनसे जरूर चाहिए जिनकी चूक की वजह से हमने अपने देश के 22 जवानों को खो दिया। जवाब तो उनसे जरूर चाहिए जो ये दावे करते हैं कि लाल आतंक की कमर टूट रही है, लेकिन लाल आतंक हर साल हर घड़ी चुनौती बनकर सामने आता है और सामने आती है वो तस्वीरें जो हर किसी को दहला देती हैं। हमने अपने देश के 22 जवानों को खो दिया है। 22 जवानों के बलिदानों का बदला कब लिया जाएगा? गृह मंत्री अमित शाह ने दौरा करके स्पष्ट कर दिया है कि नक्सलवाद की कमर तोड़ी जाएगी, बदला जरूर लिया जाएगा, लेकिन निर्णायक अंत कब होगा, कब बड़ी भूमिका निभाई जाएगी, आज इसी पर हम करने वाले हैं बड़ी चर्चा। लेकिन सबसे पहले बीते 24 घंटे में इस देश ने किस तरह से अपने 22 बहादुर जवानों को खोया है, वो दर्द क्या है, आइए समझते हैं। तीन अप्रैल का वो काला दिन कोई नहीं भूल सकता, जब छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 700 नक्सलियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला किया और इस हमले में सुरक्षा बल के कुल 22 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। बता दें कि बीजापुर सुकमा जिले की सीमा के आसपास के क्षेत्रों में नक्सलियों की मौजूदगी की गुप्त सूचना पर सुरक्षा बलों ने अभियान शुरू किया था। इसी दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने बहादुरी के साथ जोरदार पलटवार भी किया, लेकिन जंगल का फायदा नक्सलियों को मिला और सुरक्षा बलों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ में जवानों पर हमले के बाद से पूरे देश में हड़कंप मच गया है और इस नक्सली हमले के बाद केंद्र और राज्य सरकार तुरंत एक्शन में आ गई है। वहीं असम में चुनावी रैली कर रहे गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैलियां रद्द की और दिल्ली लौटकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई और 5 अप्रैल को छत्तीसगढ़ पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह ने जगदलपुर के पुलिस लाइन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश जवानों का बलिदान याद रखेगा और ये व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार मिलकर नक्सली समस्या से लड़ रही है। पीएम मोदी ने लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं भारत सरकार की ओर से, पूरे देश की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। विगत कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम 2 मकाम और आगे बढ़े हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों पर नक्सलियों ने 10 दिनों में दूसरे बड़े हमले को अंजाम दिया है। इससे पहले 23 मार्च को नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में जवानों की बस को निशाना बनाया था, जिसमें कुल 5 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे और 14 जवान घायल हुए थे। नक्सलियों की कायराना हरकत के बाद गृह मंत्रालय अलर्ट मोड में आ गया है और नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियां मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर की लिस्ट बनाकर उनके खिलाफ जल्द ही बड़ा ऑपरेशन शुरू करेगी और जल्द ही जवानों पर कायराना हमला करने वाले नक्सलियों को ढेर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो देश अपने 22 जवानों के बलिदानों का बदला चाहता है। यह अंतिम निर्णायक लड़ाई कब होगी, कब मिलेगा बड़ा जवाब, इसी का सवाल और इसी का जवाब चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, स्वागत करना चाहती हूं। मेरे साथ आज पैनल का हिस्सा बन रहे हैं रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी हैं, बहुत स्वागत। और हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता गौरी शंकर जी। गौरी शंकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं गौरी शंकर जी आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि जो परिस्थिति पैदा हुई है, मुझे याद है कि जब आपकी सरकार बनी थी, हम केंद्र की बात कर रहे हैं, जैसे ही सरकार आई थी मोदी सरकार, तो 3 महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जिनमें से एक मुद्दा नक्सलवाद को खत्म करना भी था। लगातार ये दावे किए जाते रहे कि एंटी नक्सल मूवमेंट को खत्म करने के लिए, उसकी कमर तोड़ने के लिए बड़ी स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। लेकिन आप देखिए कि आप एक तरफ बड़ी स्ट्रैटेजी की बात करते हैं और हर साल नक्सली आपको एक चैलेंज दे देते हैं। नहीं लगता आपको कि अभी उस स्ट्रैटेजी में कोई चूक हो रही है? देखिए, जब केंद्र में हमारी सरकार आई थी तो हमने जो स्ट्रेटेजी तैयार की थी उसी के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। आप देखेंगे बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में, तेलंगाना में इस प्रकार की वारदातों को आपको नहीं, इस प्रकार की वारदातें आपको देखने नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की वारदातें ज्यादा हो रही है और इसमें मैं किसी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में भी किस तरीके से ग्रेहाउंड्स के तर्ज पे जो फौज का निर्माण हुआ, वहां पे बहुत अच्छे से वहां की सरकार ने उस चीज को हैंडल किया, नक्सलवाद समाप्त हुआ। तेलंगाना में कोई घटनाएं नहीं हो रही है, झारखंड में नहीं हो रही है, छत्तीसगढ़ में ही क्यों हो रही है, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और यहाँ पर यहाँ की सरकार जो है, केंद्र, ये कांग्रेस की जो सरकार है, इनमें इच्छा शक्ति का अभाव पिछले 2.5 साल में हमने देखा है। एक भी बड़ा ऑपरेशन, आपके चैनल में बहुत ही प्रमुखता से इस बात को कह रहा हूं मैं, यहाँ पे एक भी बड़ा ऑपरेशन पिछले 2.5 साल में नहीं चलाया गया। परिणाम यह है कि नक्सलवाद तेजी से यहाँ पर पनपा है और ये दावा मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम नक्सलवाद सिमट चुका है। भाई, नक्सलवाद सिमटेगा कैसे जब कोई ऑपरेशन नहीं चला रहे हैं आप? गौरी शंकर जी, आपसे मुझे पॉलिटिकल स्टेटमेंट की ही उम्मीद थी, आपने वही किया। मेरा सवाल सीधा सीधा था, के सिन्हा सर आपके पास आ रही हूँ। मेरा सवाल ये था कि नक्सलवाद कोई स्टेट प्रॉब्लम नहीं है, नक्सलवाद हमारे देश की समस्या है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कंपैटिबिलिटी की बात है। हर बार हम देखते हैं कि हम अपने जवानों को खोते हैं, हर बार हम ऐसे डिस्कशंस करते हैं, हर बार हम ये दावे और वायदे देखते हैं कि छोड़ा नहीं जाएगा, बदला लेकर रहा जाएगा, लेकिन हर साल वही चैलेंजेस, वही तस्वीर। हु इज रिस्पॉन्सिबल सर? के सिन्हा सर बातें कर रही हैं और उन तथ्यों को रख रही हैं जिसमें बहुत ज्यादा दम है। देखिए, ये आप ये कहते हैं छत्तीसगढ़ आपको ये रेड कॉरिडोर जो है, ये रेड कॉरिडोर, इसको हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की जब बात करते हैं, माओवादी का बात करते हैं, तो रेड कॉरिडोर 10 राज्यों में फैला हुआ था। ठीक है, ये कहते हैं 180 डिस्ट्रिक्ट में था, हम उसको घटा करके 50 डिस्ट्रिक्ट में सिमटा दिया है। देखिए, ये आप मत भूलिए, छत्तीसगढ़ उसका एपिसेंटर है। Exactly. आपको याद होगा 2010 में इसी इलाके, यही, अभी वो दंतेवाड़ा का नाम नहीं ले रहे हैं, दंतेवाड़ा यही जगह है जो आज बीजापुर का नाम ले लेते हैं, सुकमा कह देते हैं, वहीं से वहां पर 73 सीआरपीएफ के जवानों को इसी तरह सेम एम्बुश में फंसा के मारा गया। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर कोबरा है, सीआरपीएफ है, डीजीएफ है, एसटीएफ है, स्पेशल टास्क फोर्सेस है, ये ऑपरेट कर रहे हैं। सर, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, आपके टीवी का वॉल्यूम प्लीज आप म्यूट कर दें, क्योंकि आपकी आवाज बार बार आ रही है तो थोड़ा क्लियरेंस नहीं है। प्लीज कंटिन्यू करें। मेरे टीवी में तो आवाज नहीं है शायद। ठीक है सर, हम ठीक कराते हैं, प्लीज कंटिन्यू करें सर। हाँ, देखिए, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, जो सामरिक तरीके से यदि इसकी बात करें, ये कोई राजनीतिक पक्ष नहीं है। आपको पता होना चाहिए, ये जो माओवाद है, माओविज्म है, वो 1969 से चल रहा है, 52 इयर्स। और इसमें जो तेजी पकड़ी है 2009 के बाद, जब एलटीटी को श्रीलंका में मार दिया गया, वहां से भी कुछ लोग आए और उन्होंने प्रशिक्षण किया। उसके बाद लगातार ये चीजें बढ़ती है और इसका एपिसेंटर छत्तीसगढ़ ही है। आप केवल साउथ बस्तर को आप नहीं कर पाते हैं। और क्या हुआ था, जो आप कह रही थी ना, शनिवार के 4 घंटे के ऑपरेशन में ये टास्क फोर्स निकली थी, जिसमें 4 फोर्सेस की कॉम्बिनेशन थी, जो फिर मैं जुड़ा देता हूं, सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी और एसटीएफ।
जब ये निकलते हैं ऑपरेशन, ये कॉम्बिंग ऑपरेशन में निकलते हैं, और जब वापस जा रहे हैं उसी इलाके से, तो एक गांव के अंदर में एम्बुश हो जाते हैं। ये एम्बुश कोई जंगल में इलाके में नहीं होता, गांव के से जब गुजरते हैं और घात लगाकर हमला होता है। तो देखिए, ये आपका कोई भी सामरिक होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर में ये कोई तरीका नहीं होता इस तरह का ऑपरेशन करने का। ऑपरेशन किए जाते हैं, आप उसके कमर तोड़ सकते हैं, और आपको 4 दशक से ये जो रोड है ना, जो बीजापुर से और जो आ रही है रोड सुकमा की ओर, 4 दशक से नहीं खुली है ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब सेंटर चुना जाता है, राहुल लाल जी, जब सेंटर चुना जाता है एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए, तो यहां पर यह भी देखना होगा कि नक्सलवाद जो आज का मॉडर्न नक्सलिज्म बन चुका है, आप देखिए कि अत्याधुनिक हथियार थे उनके पास। ये वही नक्सली हैं जिनके लिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप तीनों मेहमान मुझसे सहमत होंगे, कुछ साल पहले एक रिपोर्ट आई थी कि इनका संबंध आतंकवादियों से जुड़ रहा है, इनका संबंध बड़े बड़े आतंकी गिरोह से जुड़ रहा है और वहां से इनको लगातार सप्लाई किए जाते हैं वेपन्स। उस वक्त भी कहा गया था कि भाई हम एक कंपैटिबिलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता, क्योंकि आप एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, नक्सलवाद को लेकर हमारे यहाँ पॉलिटिकल विल की कमी है? नक्सलवाद को भी हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल टूल के जैसे देखा जाता है, आज तुम्हारे राज्य में, आज हमारे राज्य में, आज हमने कम कर लिया, आज तुमने कम कर लिया, और उसका खामियाजा कौन भुगतता है? हमारे देश के जवान। देखिए लावनी जी, बड़ा गंभीर सा सवाल पूछा है आपने, और अभी यहाँ पे जनरल के सिन्हा ने भी उदाहरण दिया। देखिए, ये जो माडवी हिड़वा, जो कि एक मुख्य रूप से नक्सल कमांडर है जिसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, ये 2010 का जिस नक्सल वाला घटनाक्रम का उदाहरण दे रहे हैं जिसमें कि 73 जवान शहीद हुए थे, उसका भी मास्टरमाइंड यही था। तो देखिए, 2010 से हम लोग 2021 में आ गए हैं। बीच में झीरम घाटी का एक बड़ा घटनाक्रम हुआ जिसमें कि 29 लोग मरे थे, 2 जवान भी मरे थे, और कांग्रेस पार्टी के एक तरह से जो है कि पूरा राज्य का लीडरशिप समाप्त हो गया था। 27 लोग उस समय कांग्रेस के नेता ही समाप्त हो गए थे। तब भी बड़े बड़े शपथ लिए गए थे उस समय भी। तो देखिए, वहां पे कहने का मेरा मतलब ये है कि केंद्र में सत्ताएं बदल जा रही हैं, या राज्य में भी सत्ता बदल जा रही है। पहले बीजेपी थी, अभी कांग्रेस है, केंद्र में भी पहले कांग्रेस थी, अभी बीजेपी है। लेकिन जो विल पावर होना चाहिए नक्सलवाद से लड़ाई के लिए, वो विल पावर बिल्कुल ही नहीं है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं पूरे घटनाक्रम के ऊपर। मार्च में भी एक बम ब्लास्ट करके इन लोगों ने 5 जवानों को शहीद कर दिया था। तो छोटे छोटे घटनाक्रम को तो हमारे राजनीतिक दल संज्ञान में लेते भी नहीं है लावनी जी। तो स्थिति ये है कि आपको ऐसे मामलों को लेके एक बिल्कुल कठोर पॉलिसी आपको बनानी पड़ेगी। आपको ये नहीं कि अभी ये घटना घटी और आप फिर चंद दिनों तक आप जो है कि आप इसमें प्रयासरत रहें। एक निरंतर प्रयास के साथ ही आप इस घटनाक्रम को अंजाम दे सकेंगे। जो लावनी जी आपने बड़ी बात कही, मैं तो खुल के कह रहा हूं, क्योंकि देखिए इन सारे क्षेत्रों में कहीं न कहीं इनको अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त है, और उसमें जो चीन जो हमारा पड़ोसी है, जो कि सीमा के सरहदों पे हमसे कई बार टक्कर ले पाता है और कई बार टक्कर हम वो नहीं ले आ पाता, तो आंतरिक हमें असुरक्षित करता है जी। कहां से इनको इतना मॉडर्न हथियार मिल जा रहे हैं, कहां से ऐसी सारी चीजें मिल जा रही हैं? गौरी शंकर जी, महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि सरकार को ही जिम्मेदारी दी गई है कि वो एक बढ़िया पॉलिसी मेकर बने। नक्सलवाद के मसले पर आपको तय करना होगा कि आप बीमारी को खत्म करना चाहते हैं या बीमार से लड़ना चाहते हैं। इसका जो एक अंतर है वो आपको समझना होगा, नहीं तो हर साल ऐसे ही डिबेट्स होंगे सर, हर साल ऐसी ही खबरें आएंगी और हर साल फिर से ऑपरेशन प्रहार की बात होगी, लेकिन निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे हम। गौरी शंकर जी, नक्सलवाद का जन्म जो हुआ था वो आर्थिक और सामाजिक असमानता के कारण हुआ था। पिछले 2.5 साल से किसी प्रकार से इस दिशा में काम नहीं किया गया। आप भले इसको राजनीतिक आरोप कह सकती हैं, लेकिन जो हकीकत है उससे भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। पूरे देश में नक्सलवाद की सबसे बड़ी लड़ाई अगर किसी ने लड़ी थी तो हमने लड़ी थी। जो बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि झीरम का हमला हुआ और रानी पोतली का कांड, ताल मेटला का कांड, ठीक है, इस चीज को स्वीकार हम करते हैं, लेकिन युद्ध होता है तो वार दोनों तरफ से होता है। कभी हम हताहत होते हैं, कभी वो हताहत होते हैं, लेकिन बात नियत की होती है, बात स्ट्रेटजी की होती है, बात इच्छा शक्ति की होती है, जो पिछले 2.5 साल में मुझे दिखाई नहीं दी। अभी आप सरकार से पूछिएगा कि आपकी क्या कार्य योजना है, तो सरकार गोल मोल जवाब देगी। और तकलीफ तब बढ़ जाती है जब सुरक्षा बल जब एनकाउंटर करते हैं किसी नक्सली का, इन्हीं की सरकार के मंत्री उस पर सवाल उठा देते हैं। तो ऐसे में कैसे नक्सलवाद समाप्त होगा? मैं इनके बड़े नेताओं के बयान में नहीं जाऊंगा। जो छत्तीसगढ़ में स्थिति है कि एक भी विकास का ढेला नहीं रखा गया, वहां पे आदिवासियों को नक्सलियों के हाथ में छोड़ दिया गया है, जवानों को छोड़ दिया गया है।
और विकास नहीं होगा तो नक्सलवाद तो पनपेगा ही। किसी प्रकार से प्रदेश में इस प्रकार का कोई भी विजन नहीं बनाया गया है, ना कोई रोड मैप तैयार किया गया है कि नक्सलवाद पे काबू पाया जाए। आप पूरे 2 साल 2.5 साल का आंकड़ा देख लीजिए, कितने सर्च ऑपरेशन हुए हैं, कितना ऑपरेशन इस सरकार ने चलाया है, ये सारी चीजें प्रमाणित कर देगी। नक्सलवाद को लेकर सरकार उदासीन बनी हुई है। 10 दिन में 2 घटनाएं होती है, माफी चाहती ये हूँ, इस बात को प्रमाणित करती है कांग्रेस से कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान नक्सलवाद पे नहीं है। हमने इसको इग्नोर करके रखा सरकार ने, की, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। शायद वो हमारे सवालों से घबरा गए, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि आप इस मुद्दे को बड़े मुद्दे के रूप में लेंगे, लेकिन बार बार आप मुद्दे को छोटा कर रहे हैं। के सर, आपके पास आती हूं। मैं बार बार इसलिए कह रही हूं कि मुद्दे को छोटा कर दिया जाता है क्योंकि यही अटक जाता है। आपकी सरकार थी, आपने ये नहीं किया, उसकी सरकार थी, उसने ये नहीं किया, और अंततः जो तस्वीर सामने आती है उस पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर पैदा होता है कि एक जो बेसिक जो इस पूरी समस्या का जो जड़ है, बेसिक समस्या है कि मुखबिरी सूचना हो जाती है, वहां के स्थानीय लोग बड़े मुखबिर बन जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स होती है। अगर वो मुखबिरी नहीं करेंगे तो नक्सली उन्हें मार देंगे। उनको डर रहता है कि अगर हम बता देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें जवान भी हमें किसी तरह से सलाखों के पीछे भेज देंगे, हमें उनसे भी प्रॉब्लम होगी। तो ये जो बेसिक समस्या है, इस बेसिक समस्या का समाधान क्यों नहीं ढूंढ पा रही है कोई भी सरकार? देखिए लावनी जी, जो आप सवाल उठा रही हैं, सबसे बड़ा मुद्दा जो है सप्लाई चेन का मुद्दा है। देखिए, ये कोई छत्तीसगढ़ कोई किसी दूसरे देश की सीमा से नहीं लगता है। ठीक है, रेड कॉरिडोर हम कहते हैं जो ईस्ट से लेकर साउथ तक आती है, उसको तो आपने काट दिया। इवन नेपाल से जब हम बात करते थे कि चाइना के थ्रू नेपाल से आती है, वहां के माओवादियों से आती है सामान, तो उन चीजों को चेक एंड बैलेंसेस में छत्तीसगढ़ पहुंचना। और आप बताइए, जो आपने मुद्दा उठाया, कहां से आधुनिक AK-47, LMGs, MMGs, ये सारे हथियार यूज होते हैं। और जब ये मारते हैं, जब इनको घात लगा के हमला, ये 22 जवानों के हथियार ले गए, 4 उसमें AK-47 राइफल थी। आप बताइए कि कहां से इनके पास में RDS तक आ जाता है, इनके पास में कैसे एक्सप्लोसिव पहुंचता है। आपने भी कितनी बार डिबेट किया होगा लावनी जी, जब आप बात करते हैं कि अर्बन नक्सलिज्म आपके अर्बन इलाके में है, मगर हम उसको चेक नहीं कर सकते। पैसे कहां से मुहैया होती है, ये कहां से उगाई करते हैं, इन चीजों के ऊपर में ये देखिए, ये कोई ऐसा नहीं कर सकते कि सेंटर का और राज्य का ये उनका हिस्सा नहीं है। 4 दशकों से आप लड़ाइयां लड़ रहे हैं, हमारे इच्छा शक्ति में कमी है। और मैं सोचता हूं कि इस बार जब ये कहा गया है कि ये बदला लेने की बात नहीं, आप अपने देश के अंदर में जब अपने ही होमलैंड सिक्योरिटी को, इंटरनल थ्रेट को खत्म नहीं कर सकते, तो हम एक्सटर्नल थ्रेट की क्या बात कर सकते हैं। और देखिए, कोई ऐसा नहीं कि ये आप इनको एक बस्तर का इलाका, साउथ बस्तर भी पूरी नहीं, इन जगहों में हम ऑपरेशन, और क्या कहते हैं, अंडर डेवलप्ड एरिया है। आप डेवलपमेंट क्यों नहीं करते? कहते कि वो नक्सल रोक देते हैं। कैसे नक्सल रोक देगा? देखिए, वो आपके देश के लोग हैं, वहां पर सारी व्यवस्थाएं हैं, पर व्यवस्थाओं को यदि काम नहीं करने देता तो हमारी कमी है। लावनी जी, ये किसी के ऊपर में आप लाछन नहीं लगा सकते कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार इच्छा शक्ति या स्ट्रैटेजी की कमी है। आप अर्बन नक्सल पे लगाम नहीं लगा पाते, आप उनके सप्लाई चेन को नहीं काट सकते। आप इनको तो देखिए, आप जब ये कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, जब आप इसको कर लेते हैं जो सीमावर्ती क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी खत्म हो गई, मगर आप छत्तीसगढ़ से नहीं कर पा रहे। और रिपोर्टें आती हैं, रिपोर्ट आती है कि 180 डिस्ट्रिक्ट में था, अब 50 में। ये सही नहीं है गौरीशंकर पूरा का पूरा। जब जम्मू कश्मीर संभाल लिया तो फिर छत्तीसगढ़ में क्या परेशानी आ रही है? गौरीशंकर जी, एक बार सवाल आपका चाहता हूं। जम्मू कश्मीर संभाल लिया गया, धारा 370 हटा दिया आपने, वहां विल पावर दिखा दिया, तो फिर छत्तीसगढ़ में क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्यों नहीं नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा हो पा रहा है? क्यों ये बड़ी निर्णायक भूमिका नहीं लड़ी जा रही है? जम्मू कश्मीर में 370 इसलिए हटा लिया गया और इसलिए काबू पा लिया गया क्योंकि वो राज्य केंद्र शासित है और ये राज्य कांग्रेस शासित है। यहाँ के मुख्यमंत्री चाहते भी नहीं है कि नक्सलवाद समाप्त हो। आप देखेंगे गंभीरता इसी को मैं कहूंगा कि जैसे अमित शाह जी को पता चलता है, वो कल ही अपना असम का चुनावी दौरा छोड़कर दिल्ली पहुंच जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी जब तक प्रचार समाप्त नहीं होता असम का, तब तक असम में रहते हैं। यहाँ पे लाशें बिछी हुई है, भारत माँ के लाल यहाँ पर जमीन में पड़े अपने प्राणों की आहुति देकर, और मुख्यमंत्री जी वहां पर चुनाव का प्रचार कर रहे हैं।
जब चुनाव प्रचार समाप्त हुआ, 5 बजे का गाइडलाइन खत्म हुआ, उसके बाद छत्तीसगढ़ आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इसे समझ सकते हैं कि कितने गंभीर है मुख्यमंत्री जी और यहाँ की सरकार। कहना चाह रहे हैं राहुल जी? गौरी शंकर जी जो यहाँ पे करना चाह रहे हैं ना कि वो वहाँ पे अभी जो है कि कांग्रेस है, भाई 2.5 साल पहले ही कांग्रेस आई है। मैं तो अभी भी वही घटनाक्रम कह रहा हूँ कि माड़वी हिड़वा का पहला घटनाक्रम 2010 का था और 2021 में भी उसने घटनाक्रम को अंजाम दिया है। तो आखिर तब वो फिर उसी पीरियड में क्यों नहीं मर गया? तो मैं तो खुद खुल के कह रहा हूँ, चाहे वो सत्ता इनकी थी जो गौरी शंकर जी जिस सत्ता का बचाव कर रहे हैं, चाहे वो आज जो सत्ता है वहां पे, ये सबों का दोष है। लावनी जी इसमें बिल्कुल आप एकदम व्याख्या करके देख लीजिए। मैं यहाँ पे जो सिन्हा साहब है उनसे मैं पूरा सहमत हूँ। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, जब जिस तरह से ऑपरेशन करके जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है, तो इच्छा शक्ति की कमी है। सत्ता चाहे किसी की भी हो, लेकिन उस सत्ता में काबिज होने के बाद अगर महत्वपूर्ण समस्या का समाधान नहीं निकल पाता तो सवाल उठना लाजमी है। और ऐसे ही तस्वीरें आती रहेंगी, ऐसे ही बहस मुबाहिस होती रहेगी। लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं कि राजनीति नहीं होगी, समाधान निकाला जाएगा, क्योंकि बात हमारे देश की धरती की है, हमारे देश के जवानों की है। समय की बाध्यता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने अपनी अपनी बात आज रखी। हम उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने बात यहां से की है, लाल पर प्रहार, ये प्रहार जरूर होगा। अंतिम निर्णायक लड़ाई जरूर लड़ी जाएगी। नक्सलवाद से इस देश को छुटकारा जरूर मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ आज और अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।